सीनियर लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो एमपी भी हैं। मैं जेंडर नहीं क्लियर करूंगा, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल मान के चलिए आप। उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई जब ये सब शुरू हो रहा था। तो हम लोग एक बड़े नेता के साथ बैठे हुए थे, ऐसे नेता जिन्होंने बंगाल में बहुत साल बहुत काम किया है। तो उनसे बातचीत चल रही थी, उनके कमरे में खैर टीवी भी चल रहा था, तो उसमें यही खबर चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में, आज मैं कह रहा हूँ जुलाई के तीसरे हफ्ते में अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता संसद में नहीं रहेंगे। जब कोई रावण फूकता है ना तो उसकी जो डंडियां टहनियां जो उसमें लोग वो लोग लेके चले जाते हैं अपने घरों में, शुभ मानी जाती है। हम यहाँ पर कोई फूट रहा है तो सब लोग अपना अपना लेके जाना चाह रहे हैं। तमिलनाडु की बहुत पुरानी फैमिली है पॉलिटिक्स में। उनका कहना है कि हम जितने साल भर में नॉर्थ में आप लोग नारियल फोड़ते हैं ना, उतने तो हम महीने भर में उतने तो हम तमिलनाडु में महीने भर में फोड़ लेते हैं। लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं या आपके और आपके भाई से डरते हैं इसलिए वोट डालते हैं? ये बहुत डेलिबरेट ट्रिगर करने का सवाल था। उन्होंने मुझे देखा, स्माइल किया अपने अंदाज में और कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि आप नॉर्थ इंडिया से आए हैं, साउथ की पॉलिटिक्स अलग तरह से काम करती है। आपके यहाँ तो कई लोगों को कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं उसको, तपस्या जो है वो फाइनली नहीं, वो तो कहने में पूरी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। अच्छा, अभी बची है। और कह रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे तब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी। कई सारे करते रहे तपस्या और ऊपर। पुलिस को मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे कार्यकर्ताओं को हाथ लगाया तो मैं पूरा बैरिकेड तोड़ दूंगा। पुलिस ने फिर धक्का दिया, कह रहा ट्रक स्टार्ट करो, तोड़ दो बैरिकेड भाई साहब। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। तुम भी गए थे तंग गलियों में? तंग गलियों में, हाँ, जब ये हादसा हुआ सब लोग गए थे। और दिल्ली की तो लगता है जैसे कि नियति बन गया है डिजास्टर्स। मतलब पहले भी इतने सारे आँख उपहार, आपको याद होगा, मुझे तो याद है अभी भी उस टाइम पर। और सुशांत तो वहाँ पे लगातार था ही, वहाँ पर जो कुछ घट रहा था। सुशांत तो बताएगा हमें सारी डिटेल्स, क्योंकि सबसे पहले पहुंचे थे। तुम भी तंग गलियों पे ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हो? मैं पहाड़गंज गया था और पहाड़गंज के बीचों बीच ऐसी गलियां हैं कि एक गली से निकले दूसरी गली पहुंच जाए, भूल भुलैया टाइप, और उन्हीं के बीच में, हर गली के बीच में एक होटल है और जाल पूरा बुना हुआ है। सब बात बताते हैं क्या सिचुएशन है यार। सारी बातें हम सब जितने भी रिपोर्टर्स हैं, इंक्लूडिंग अमित, हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस हफ्ते का जो एपिसोड है उसकी शुरुआत हम करेंगे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर। आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं एप्पल पर और स्पॉटिफाई पर। इस हफ्ते हम रिपोर्टर्स ऑफ एयर की शुरुआत करेंगे उस दर्दनाक हादसे से जो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। आंकड़े मौत के बढ़ते जा रहे हैं हर 24 घंटे के अंदर और अथॉरिटीज़ से सवाल जवाब हो रहा है। हमारे साथ इस बार हैं सुशांत मेहरा स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचे थे। पीयूष मिश्रा भी अपनी कहानी सुनाएंगे। उन्होंने तंग गलियों से कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स करी हैं। हमारे इन हाउस आरजी राहुल गौतम भी गए थे, वो आपको बताएंगे उन्होंने क्या देखा। अमित भारद्वाज ने भी स्टोरीज़ की थी और फैमिलीज से भी मिले थे जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया है। सुशांत, तुम्हें एक कोई कॉल आया था और स्पॉट पे जब तुम गए तो तुमने एग्जैक्टली वहाँ क्या क्या देखा? क्योंकि तुम सुबह से लेकर शाम तक हॉस्पिटल भी गए, कई जगह गए, तो एग्जैक्टली इंसिडेंट में हुआ क्या? मैं सुबह 8 बजे की शिफ्ट में था और मैं सोनिया विहार, जो दिल्ली का एक पूरा हिस्सा यमुना का, उस पर कुछ स्टोरी करने गया था। लगभग मेरे पास 9:20 पर एक मालवीय नगर के कांग्रेस के लीडर हैं जितेंद्र कोचर, उनका कॉल आया कि मालवीय नगर में आ गए। तो यूजुअली जब कॉल आता है तो हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। तो हमने क्रॉस चेक किया फायर से, तो फायर ने कहा कि मालवीय नगर में आ गए सर, और 5 से 4 गाड़ियाँ हमने भेजी। मैंने ऑफिस को इन्फॉर्म करा मालवीय नगर में आ गए और इसको एक टीम को हमें निकालना चाहिए, वहाँ पर भेजिए। 2 मिनट बाद मेरे पास फिर से मेरे सोर्स का फिर से फ़ोन आया कि कैजुअल्टीज़ हैं और फायर जो है वो हौजरानी में है। हौजरानी का जैसे ही नाम आया तो दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होता है वो तंग गलियाँ, और तंग गलियाँ का कॉन्सेप्ट जैसे ही दिमाग में आया तो मेरे दिमाग में आया कि यार वो 2019 जब दिल्ली के फिल्मिस्तान के अंदर आग, तंग गलियों में एक फैक्ट्री के अंदर लगभग 100 के आसपास मजदूर काम कर रहे थे, 45 लोगों की जान चली गई थी।
तो मेरा दिमाग एकदम से वहाँ की तरफ घूमा। मैंने ऑफिस को इन्फॉर्म करा कि ये हादसा जो है ये बड़ा होगा, और जब पूरी डिटेल निकाली तो एक होटल में आग है, कई सारे लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। मैंने ऑफिस को फिर से इन्फॉर्म किया और मैंने कहा कि ये क्या टीमें हमें और भेजनी चाहिए, तो ऑफिस ने 2-4 टीमें जो हैं वो कंसर्न करी और निकाली वहाँ पर बैक टू बैक, ये 1-2 रिपोर्टर्स हमने निकाले। उस वक्त जैसे ही पता चला कि होटल में आग है, और मेरा दिमाग ये भी घूमा कि हौजरानी के अंदर जो लोग आते हैं वो दरअसल इलाज कराने के लिए आते हैं, और इलाज कराने मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं, और मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जो लोग दिल्ली या गुड़गांव नोएडा से आते हैं वो इजीली आ सकते हैं, अपने गाड़ी से आते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, इलाज कराने के चले जाते हैं। जो होटल में स्टे कर रहे हैं वो या तो दिल्ली से बाहर के हैं या फिर साउथ अफ्रीका से, और वो ही सामने आया और दिमाग और तेज़ी के साथ घूमने लगा कि यार ये साउथ अफ्रीका वाले लोग हैं, और ये मामला 2019 में जो अर्पित होटल के अंदर हुआ था इसमें 17 लोगों की जान गई थी, ये उससे बड़ा मामला है, और ये मामला इंटरनेशनल लेवल का है। तो मैंने अपनी जो स्टोरी थी, मैं एक बीजेपी सांसद का एक इंटरव्यू कर रहा था, उसी स्टोरी को लेकर के मैंने बीच में उस इंटरव्यू को रोका, मैं वहाँ की तरफ मूव करा। इस दौरान मैंने जो विभाग के संबंधित मंत्री हैं उनको कॉल किया कि उनके पास इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले पता किया जाए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं मौके पर हूँ और कैजुअल्टीज़ हैं, और पूरी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं इसके लिए। उतनी सी इन्फॉर्मेशन दी, मैंने ऑफिस को बताया, और फिर मुझे धीरे धीरे डिटेल पता लगी कि 21 लोगों की जान जो है उस पूरे मामले में जा चुकी है। तो ये और जो नेता थे ये ऑलरेडी पहुंच गए थे स्पॉट पे? हाँ, ये पहुंच गए थे, क्योंकि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन लगी मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा था, और अपडेट करता रहा, तो और रास्ते से सीधा वहाँ पर आया तो सब कुछ हो चुका था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लपटें जो थी वो निकल रही थी, जितनी बॉडीज़ थी वो निकल चुकी थी, जो घायल थे उनको सब लेके जा चुके थे। उसके बाद जब मैं पहुंचा तो मुझे ये पता था कि इससे रिलेटेड क्या हो सकता है और क्या कुछ अपडेट हम कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक ग्रीन रेजिडेंस करके एक होटल था, सबसे पहले वहाँ मैं एंटर करा, मैंने लाइसेंस मांगा, क्योंकि यूजुअली लाइसेंस जो है, आपने भी बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस का नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि एमसीडी का ट्रेड लाइसेंस है, हेल्थ का लाइसेंस है, रेस्टोरेंट का लाइसेंस है। तो हमने लाइसेंस मांगा, तो लाइसेंस सामने से उसने जैसे दिखाया तो उसमें लिखा था कि 6 बेडरूम, 3 ग्राउंड फ्लोर पे और 3 फर्स्ट फ्लोर पे। मैं अंदर की तरफ गया तो 3 ग्राउंड फ्लोर पे मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो शायद ये नॉर्मल है। मैं जैसे ही ऊपर गया तो 5 कमरे नज़र आए, फिर मैं उससे ऊपर फ्लोर पे गया तो फिर 5 कमरे नज़र आए, फिर मैं उससे ऊपर फ्लोर पे गया 5 कमरे नज़र आए, और फिर मैं उसकी बाद बेसमेंट पे नीचे उतरता गया तो खुले में तार, सीढ़ियाँ एक, और बीच में ही आपका एक लिफ्ट लगी। यूजुअली जब इस तरीके के होटल्स बनते हैं तो उसके लिए फायर एग्जिट जो है वो अलग से बनता है, अगर आप फ्रंट से चला रहे हैं या फिर बैक से, आपको फायर एग्जिट देना पड़ता है। वहाँ आपकी होटल में नहीं था। मैं वहाँ से बाहर आया, देखा बेसमेंट में एक किचन चल रही है। उसके बाद मैं अगले होटल में गया, फोरिला क्या नाम था, विनस, दूसरे होटल में गया, कमोवेश उसकी भी स्थिति जो है वो वैसी थी, उसने भी बेसमेंट के अंदर बहुत सारे होटल और सारा स्टाफ जो है वो भागा हुआ है। बैक टू बैक हमने ग्राउंड रिपोर्ट करा, और तंग गलियों के अंदर वही स्थिति जो है मैं नज़र आने लगी कि हर होटल का वही हाल था, और सब लोग भाग रहे थे, सिर्फ गेस्ट अंदर थे और सब लोग भागे पड़े थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें जो कॉल आया और जब तुम स्पॉट पे पहुंचे तो फायर टेंडर्स पहुंचने में कितना टाइम लगा? नहीं, जब मैं पहुंचा था तब तक फायर के टेंडर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे, कूलिंग प्रोसेस जो है वो चल चुका था, लोगों को बाहर निकाला जा चुका था। इस इंसिडेंट में एक चीज़ और थी कि जो वहाँ पे लोकल लोग थे उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर जो है वो हेल्प करी है लोगों की। एक दुकानदार थे जिनका गद्दों का बिजनेस, उन्होंने 2 लाख के गद्दे जो है वहाँ पे लगा दिए थे, खिड़कियों से लोगों को कुदाया गया कि ताकि आप कूदो और जान बचा सको। उन्होंने अपने मतलब जान बचाने को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, अपने माल को नहीं है, उन्होंने मालों को साइड में किया, उन्होंने लोगों की जान बचाई। लोकल्स ने बहुत ज़्यादा मदद करी इसमें। यहाँ पे पुलिस तो आती है, फायर भी आती है, वो आग पे पानी डालती है, लेकिन जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत ढंग से इस पर काम किया, इस पूरे मामले पे। जब सरकारें फेल हो जाती हैं तब पड़ोसी काम आते हैं। हाँ, ये तो सच है। तुम अमित स्पॉट पर पहुंचे थे, एक फैमिली अनफॉर्चुनेटली जो एक बुजुर्ग उनकी फैमिली के मैक्स हॉस्पिटल के अंदर थे, उनसे मिलने आए थे, पूरी फैमिली पेरिश हो गई। मैं ना कल की बात बताता हूँ, उस दिन से भी अलग। कल सुबह जब मैं वापस गया था तो हौजरानी जहाँ वो होटल है फ्लरिश स्टे था, तो उससे 150 मीटर की दूरी पे सुबह सुबह, क्योंकि पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग कर रखा था,
वॉक कर रहा था, मेरी नज़र गई एक मर्सिडीज़ पे, वाइट कलर की मर्सिडीज़। उसका कांच टूटा हुआ था, सामने हुक लगा हुआ था, गाड़ी के अंदर एक बैग रखा हुआ था, बॉटल रखा हुआ था। किसकी थी गाड़ी? इसकी विवेक अग्रवाल, तर्जनी अग्रवाल, उनकी बेटी एंजल, पर्ल, लोग सब उसी गाड़ी से आए थे। विवेक की गाड़ी थी ये, जल के मर गए। मतलब मैं ये जब बोल रहा हूँ तो मुझे वापस से एक तरह का सेंस ऑफ शॉक फील हो रहा है। राधे श्याम अग्रवाल मैक्स साकेत में एडमिट थे, उनके इलाज और डे केयर के लिए, क्योंकि गुरुग्राम से रोज आना जाना संभव नहीं है, तो आप क्या करते हो, हौज रानी में जैसा बता रहा था, वहाँ होटल्स हैं, आप जाते हो, चेक इन कर लेते हो, इजी एक्सेसिबिलिटी रहता है, और सब करते हैं। मेरे भी अंकल का इलाज जब ILBS में चल रहा था तो हम लोगों ने वहाँ पे एक पूरा फ्लैट ले लिया था ताकि फैमिली के लिए स्पेस हो। वही स्पेस इन्होंने लिया था। उनकी माँ थी प्रेमलता जी, वो भी वहीं पे थी। 3 लोग राजस्थान से उस दिन मिलने के लिए आए थे, वो लोग वहाँ गए थे, क्योंकि आप कार्ड लेते हो, जाते हो, एक बार में एक आदमी जा सकता है। आग लगी और फ्यूम से, स्मोक से सारे लोग मर गए। मैं डॉक्टर से पूछा था कि कारण क्या था, बर्न इंजरी थी क्या? डॉक्टर बुद्धि राजा मैक्स साकेत के डायरेक्टर हैं, हेल्थ डायरेक्टर हैं, बोले नहीं, फ्यूम से मरे हैं, सफोकेशन से मरे हैं। ही सेड fumes reached them even before the fire could. और वो फिर मैं उनका सोशल मीडिया हैंडल खंगाल रहा था, उनकी फैमिली से बात कर रहा था। आई सॉ दोज विजुअल्स, तर्जनी कितना फोटो डाली हुई थी उसी गाड़ी से घूमने के, ट्रिप्स के, और बहुत लाइवली फैमिली थी वो, खुल के जो आप जीने वाले परिवार होते हैं। 20-21 साल की बेटी थी एंजल, पर्ल जो है वो तो अभी स्कूल में रही होगी। उनके मामा मिले थे, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से जो है हम लोग ये प्रोसेस कर पा रहे हैं। और कई बार ना जो सेंस ऑफ शॉक होता है बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पे ऐसी घटनाओं के बाद आपको परिवार के इंटरव्यूज़ मिलते थे, है ना, आप देख रहे होते। इस परिवार का आपको कहीं कुछ अभी तक नहीं मिलेगा उस दिन का घटना का। कोई बचा ही नहीं, कोई बचा नहीं। जो लोग आए थे उतने सेंस ऑफ शॉक में थे। और एंजल की डेड बॉडी, बाकी सब डेड बॉडीज वहाँ पे थी मैक्स साकेत में, एंजल की डेड बॉडी एम्स में थी। फैमिली एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के बीच दौड़ रहा है डेड बॉडी ट्रेस करने के लिए, बिटिया नहीं मिल रही है, बिटिया नहीं मिल रही है, पूरा सेंस ऑफ पैनिक है। और वो सब में ना, ये सब बातचीत के दौरान वो इतने एजिटेटेड थे, इतने नाराज, गुस्साए हुए थे कि उनके पास कोई भी जाता उसी पे वो पाउंस करते। और तब जो सुशांत बोल रहा है वो बात याद आती है, तब भी लोग नाराजगी में क्या बात कर रहे थे, उपहार में क्या हुआ, कहाँ है जस्टिस। और ये सब जब आप करते हो तो फिर आपको दिनकर याद आते हैं कि दे दो, वो लाइनें है ना कि दे दो हमको न्याय दो तो आधा दो, वो भी ना दे सको तो दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी ज़मीन तमाम, हम खुशी से वहीं खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। तो वही है, मतलब आप एक जगह बता दो जहां दिल्ली में लोग सेफली रह सकते हैं, भारत में सेफली रह सकते हैं, संभवतः लोग वहां शिफ्ट हो जाने की कोशिश करेंगे। सुनने में आया था कि कस्तूरबा नगर दिल्ली में रहते थे और ये गुरुग्राम जो है वो कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए पूरे। अच्छा, पूरी फैमिली और अब नगर में वो सोचिए ना, जो 3 लोग राजस्थान से आए सिर्फ मिलने के लिए आए, वो तो जो एल्डरली इनके मैक्स में थे उनसे मिलने के लिए आए थे, मामा, मौसा, मौसी। और जब अर्ली मॉर्निंग जब वहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुआ होगा मैक्स उसमें उस होटल के अंदर, तो होता है कि जनरली क्या होता है कि अगर कोई आपका परिजन एडमिट है किसी हॉस्पिटल के अंदर तो आप रात भर उनके साथ रहते हैं, घर उस वार्ड के बाहर लोग वेट करते हैं। तो ये भी स्थिति रही होगी कि ये वो परिजन जो है वो रात भर जगे होंगे और सुबह पहुंचे होंगे होटल में और वो आराम कर रहे होंगे। किसी को आइडिया नहीं होगा कि आग लग गई, धुआं इतना हो गया। ये भी स्थिति कई बार होती है, ये भी कारण होता है कि लोगों की मौत। तर्जनी सो रही थी, तर्जनी के पापा फोन कर रहे थे कि मैंने खाना बनाया है, मैं लेके आना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि डिस्टर्ब मत करो पापा, लेट मी स्लीप। वो रात को क्योंकि 8-8:30 बजे का टाइम था आपको, फिर तो मतलब यही प्रोसेस रहता है। जो फ़ोन कॉल वाला इंसिडेंट है, 2019 में जब फिल्मिस्तान में आग लगी थी तो एक भाई ने अपने भाई को कॉल किया था कि भाई अब बचेंगे नहीं। वो ऑडियो बहुत वायरल हुआ था, किस तरीके से एक परिवार जो है वो अपने भाई पे जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा था कि बच्चों का, माँ बाप का, पत्नी का, इन सब का ख्याल रखना। वो चीज़ें जो है वो जब इंसिडेंट होता है तो वो याद आती है कि यार वो क्या इंसिडेंट था।
और कल जिस तरीके से जब ये पूरा हादसा हुआ उसमें साउथ अफ्रीका के काफ़ी सारे लोग थे जिनकी बॉडीज़ जो हैं वो देखा। अमूमन जब दिल्ली में आग लगती है ना तो गांव से, बिहार से, यूपी से लोग आते हैं अपने परिजनों को ढूंढते हुए आधार कार्ड लेकर भी। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो एक साउथ अफ्रीकन एक शख्स था जो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन वो शौक था कि मैं किससे क्या बात करूं, उसका परिवार ये जो शख्स है उसको कैसे ढूंढूं, कैसे पुलिस की मदद लूं, कैसे लूं। वो एकदम मतलब चुपचाप अकेले में पार्क जो था वहाँ पर शांति से ऐसे बैठा हुआ है, गुमसुम सा। ये जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है इन सबका एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस वगैरह मिलता है, तो हाँ। यहाँ इसके पास था? नहीं, इसके पास लाइसेंस था ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का। और जब बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है उसका एक कॉन्सेप्ट है, 6 कमरे बने होते हैं ज़्यादा, 18-25 कमरे में बने हुए थे। और जब ये इन्फॉर्मेशन आई कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, मेरा भी दिमाग में ये है कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होता क्या है, लाइसेंस तो एमसीडी देती है। फिर जब पता करा तो ये दिल्ली सरकार का टूरिज़्म विभाग देता है। तो आगे जब प्रोसेस हुआ मेरे पास, फिर मैंने कहा कि एमसीडी से खंगाला जाए कि यार एमसीडी का क्या रोल है, एमसीडी तो लाइसेंस देती है। तो पता चला कि इन भाई साहब के पास एक लाइसेंस और था, वो टी और स्नैक्स का लाइसेंस था, और वो लाइसेंस 31 मार्च को ख़त्म हो गया था। और जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन जब ये पूरा मामला टीवी पर चला, उसके थोड़ी देर बाद ही इन्होंने एमसीडी में अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया, टी स्नैक्स का। ये घटना होने के बाद भी इन लोगों ने अप्लाई किया कि ताकि इन्वेस्टिगेशन हो तो बचा जा सके, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया एमसीडी से। जिस दिन आग लगी उस दिन अप्लाई किया, बुधवार को। तुम कैसे पहुंचे लाइसेंस तक? तुमने कॉल किया किसी को या तुम्हारे पास कोई कॉल आया? नहीं, जब ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट वाला था तो मैंने हॉस काज, ग्रीन पार्क, कई सारे होटलों के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया कि इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो वहाँ पर पता चला कि बेसमेंट के अंदर कई सारे जो रेस्टोरेंट चले गए उनके पास टी स्नैक्स के वो है। तो मैंने एमसीडी को एक अपने सोर्स को फ़ोन किया कि मैंने कहा क्या इसके पास क्या लाइसेंस और भी है क्या? तो उसने कहा कि सर एक लाइसेंस था। मज़ेदार वाली बात यह है कि इसने ना 31 मार्च को ख़त्म हुआ है और जिस दिन ये घटना हुई उसने बुधवार वाले दिन ही दोबारा अप्लाई किया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, सेकंड लाइसेंस। हाँ, क्योंकि अब तक ये बुधवार को और थर्सडे तक यही मामला चल रहा था कि इसके पास एक ही लाइसेंस है, लेकिन 2 लाइसेंस थे इसके पास। इसमें ना ये जो सुशांत बात कह रहा है, लाइसेंस 6 कमरे का और होटल का धंधा 25 का, ये फ्लरिश की कहानी है। और मज़ेदार बात बताता हूँ, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत ये असल में शुरू कहाँ से हुआ पता है? अंबिका सोनी केंद्रीय मंत्री थी 2006 में, जब CWG गेम्स हमको कराने थे 10 में, तो उसको ध्यान में रखते हुए रैंप अप किया जा रहा था, कमरे दिल्ली में हों तो वो लेके आए पॉलिसी, बेड एंड ब्रेकफास्ट की पॉलिसी लेके आए दिल्ली के लिए खास तौर से, भारत के लिए। अच्छा, भारत के लिए। 2007 में शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली की BNB पॉलिसी एक्ट बनाया और वही एक्ट आज तक चल रहा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, 3 पार्टियां सरकार में आई गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा कि इसको अब वर्तमान समय के हिसाब से जो मिसयूज हो रहा है उसके हिसाब से इसको ठीक किया जाए। दूसरी बात, बेड एंड ब्रेकफास्ट का पहला रूल क्या है? क्या है? मालिक को उसी प्रॉपर्टी में अपनी फैमिली के साथ रहना होगा और उस प्रॉपर्टी पे उसका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। हौजरानी में सुशांत गया था, पीयूष गया था, सारे देख लो, सब होटल से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। टोटल जो है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी चल रही थी, नंबर 1। नंबर 2, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस कन्विक्शन नहीं हुआ होना चाहिए पहले का। और मज़ेदार बात, जब आप BNB लाइसेंस पे चला रहे होते हैं कोई एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको बिजली बिल डोमेस्टिक रेट पे मिलता है, पानी डोमेस्टिक रेट पे मिलता है, प्रॉपर्टी टैक्स आप रेजिडेंशियल रेट पे देते हैं। तो इससे क्या, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि कितने विभागों की गलती है इसमें। BNB चल रहा था, बिजली बिल आएगा, एक घर का बिजली बिल और एक होटल का बिजली बिल क्या एक बैंडविड्थ का होगा? BSES कहाँ सोई हुई थी? पानी का कंजम्पशन क्या एक बैंडविड्थ का होगा? DJB कहाँ सोई हुई थी? MCD को नहीं दिख रहा था जब ये टैक्स भर रहे थे और इतने दिनों से जो सारी चीज़ें ले रहे थे? तो यहाँ पे होटल चल रहा है या ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको देख के पता चल रहा है कि होटल है। और आप इस पूरी त्रासदी में एक मैं आपको बात बताऊं, ये लवकेश बजाज की इस प्रॉपर्टी में आग लगी, अगर 500 मीटर बाद जो प्रॉपर्टी थी फ्लोरिस इन, उसमें आग लगी होती तो वो विजुअल भी नहीं होता आपके पास कि कांच तोड़ के कोई नीचे गिर रहा है, क्योंकि खिड़की ही नहीं है।
पूरी प्रॉपर्टी में खिड़की ही नहीं थी। खिड़की है ही नहीं। हम गए थे, उस होटल में भी गए थे, इन वाले में भी, उसका भी यही हाल था। इससे भी बुरा हाल है, उसमें तो खिड़की भी नहीं है। आग बेसमेंट में लगी, बेसमेंट से लोग भाग के सीढ़ियों से नीचे आते, लिफ्ट बंद हो जाता, सीढ़ी एक ही है, और उसने सारा जो बाहर एग्जिट का जो विंडो पेन है उस पे वो प्लाईबोर्ड ठोक ठोक के सब ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ तो भागने की भी जगह नहीं थी, सब इसमें डेथ वारंट साइन करके जाते इस होटल के अंदर। जो तुम बात बोल रहे हो ना, भागने की जगह नहीं थी, ये दिल्ली के एक बहुत जो पॉश इलाका है, पॉशेस जिसे कहते हैं लटियंस का, खान मार्केट, वहाँ की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने जो पता किया, खान मार्केट में भी कई लोगों से बात हुई, एनडीएमसी में भी बात हुई, क्योंकि एनडीएमसी के अंडर ही आता है। रिव्यू मीटिंग्स हो चुकी हैं और अगली जो गाज मुझे लगता है गिरेगी, वो गिरेगी खान मार्केट के एस्टैब्लिशमेंट्स पे, क्योंकि कई सारे रेस्टोरेंट्स आप देखेंगे जो रूल बहुत स्पेसिफिक कहता है, और कोर्ट की भी कई ऑर्डर्स इस पे आ चुके हैं। एंट्री एग्जिट अलग होनी चाहिए, 1.5 मीटर की विड्थ होनी चाहिए, सीढ़ी की भी उन्होंने जो डेप्थ है वो बताई हुई है कि अगर आपका एग्जिट होगा तो वो किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन खान मार्केट के अंदर आप देखेंगे कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी एंट्री एग्जिट एक ही है, और पॉइंट इतनी है। हाँ, वो इतनी है। अगर कोई ऊपर से उतर रहा होता है तो आपको नीचे वेट करना पड़ता है, और वहाँ पे पीछे की एग्जिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कई सारे ऐसे इलाके जो हैं, कैनॉट प्लेस के अंदर ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ जो इसको फॉलो नहीं करते। तो अब आप देखना कि जो लग रहा है कि जो सरकार सतर्क हुई है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सतर्क हुए हैं, कई सारे ऐसे पॉश इलाके हैं, कैनॉट प्लेस हो, खान मार्केट हो, जहाँ पे रिव्यू ऑलरेडी हो चुका है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम अथॉरिटी का वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन देखेंगे। हमने इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है ना ऐश्वर्या, कि आपने वो बयान देखा होगा इस होटल के ओनर का, जिसमें वो ये कह रहा है, जी मुझे तो बताया गया कि सब चलता है दिल्ली में, मतलब दिल्ली में सब चलता है, ये एक मानसिकता बनी हुई है। और आज के टाइम पर अगर दिल्ली की बात करें तो मैक्सिमम ऐसी जगहें हैं जो होटल्स बने हैं सब इंक्रोच प्रॉपर्टीज हैं, मतलब लोगों ने गली में पैदल चलने का रास्ता नहीं है और वहां पे होटल बने हुए हैं। मैं आपको अपना एक किस्सा बता रहा हूं। अभी मैं पहाड़गंज गया, और आप सोचिए पहाड़गंज वो इलाका है जहां पर हजारों होटल हैं, और इन हजारों होटल में से मुझे लगता है कि 999 होटल ऐसे होंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलने की कोई वो दे डू नॉट स्टैंड फॉर दिस, मतलब उनको वो लायक ही नहीं है कि उनको कोई लाइसेंस मिले या कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले, चाहे एमसीडी से मिले। क्यों? मैं अभी जब गया वहां पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो मेन एंट्री गेट है, वहां तक पहली बात तो आप जब अपनी गाड़ी से जाएंगे वहां तक, क्रॉट प्लेस के गोल चक्कर से वहां तक का रास्ता महज 1 किलोमीटर का है। हाँ, इतना ही, 1 वहां तक 1 किलोमीटर का, वहां तक पहुंचने में मुझको लग गया आधा घंटा। मैं नॉर्मल दिन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल दिन की, नॉर्मल टाइमिंग की, आधा घंटा पहुंचने में। या क्यों? क्योंकि पूरा रास्ता जाम, इतनी सी पतली पतली सड़कें हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक है, और वहां तक पहुंचने में आपको आधा घंटा लगता है। आप अंदाजा लगाइए कि उस एंट्री गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर लाखों लोग रोजाना दिल्ली के रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं, आते हैं जाते हैं, उस एंट्री गेट के ठीक सामने, मतलब इधर एंट्री गेट है और उसके ठीक सामने लाइन से पहाड़गंज के होटल, लाइन से, मतलब आप जहां देखेंगे वहां आपको होटल, लॉज, रेस्टोरेंट सब दिखाई देगा। मैं जब गया तो मैंने देखा कि जो स्टेशन एंट्री गेट है उसकी ठीक सामने, वहां तक पहुंचने में एक तो आधा घंटा, अगर मान लीजिए कि वहां पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, छोटी सी आग, मैं छोटी सी आग की बात कर रहा हूं, उसको बुझाने के लिए भी फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। नहीं पहुंच पाती पहुंच नहीं पाती। पीयूष, लेकिन इतना ना सिंपैथेटिक आपको दिल्ली के फायर सर्विसेज की तरफ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो दिल्ली फायर सर्विस है जो हर 6 महीने में कहीं आग लगता है तो कहता है मैं ऑडिट करूंगा। उनको नहीं दिखता है जब होटलों में जाते हैं यहाँ एंट्री एग्जिट है कि नहीं, और कैसे एनओसी दे देते हैं इन होटलों को। उसी रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस का फायर सेंटर, जो फायर ऑफिस है, मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा, मुश्किल से, और बहुत बड़ा है वो। वैसे सरकारी कर्मचारी की आंख पे पट्टी बांध के घूमते हैं, और वो बहुत बड़ा है, वो नहीं पहुंच आप पाएगा। भी तो घूमते हो तो भाई, आप भी तो देख पा रहे हो कि ये जो एक होटल के बाहर लिखा होगा ना, होटल है, होटल है, लॉज है, रेस्टोरेंट है। आप जब घूम रहा है, जो व्यक्ति एई है, जेई है, बीट कांस्टेबल है, वो पढ़ नहीं पा रहा। और लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है राहुल, कि इन जितने भी होटल हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली इन सभी होटल के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उनके पास एमसीडी से क्लियरेंस है,
उनके पास सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स। मैं जिस होटल में गया, सबसे मैंने कहा आप मुझे अपना एनओसी दिखाइए एफआईआर का। सबने दिखा, देखिए हमको तो मिला हुआ है, हमको तो मिला हुआ है। कैसे मिल गया? हर होटल का एंट्री एग्जिट गेट एक है। पहाड़गंज के अंदर तो ये स्थिति है कि हम लोग जहां जिस इलाके में बैठे हैं ना, इसी इलाके में आमने सामने 2 बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। इतने से इलाके इतने से इलाके में चलने की जगह नहीं है। कल ग्रीन पार्क का किस्सा सुनाता हूँ। तो मैं कंप्लीट कर लूं। चलने की जगह नहीं है वहां पर, आप स्कूटर बाइक लेकर नहीं जा सकते, वहां होटल बने हुए हैं। मतलब अगर आग लग जाए। और दूसरी बात, इन सभी होटलों के साथ में पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। इन इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर वेब ऑफ वायर है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर तारे जो है वो लगी हुई है। हवा में तारे झूल रही हैं। एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट होगी ना, मैं आपको बता रहा हूं, आज दिल्ली सरकार को ये चीज समझने की जरूरत है कि पहाड़गंज से बड़ा टिकिंग बॉम्ब कोई नहीं है इस वक्त। एक छोटी सी आग लगी उस इलाके में, पूरा इलाका धू धू करके जल जाएगा और वहां से एस्केप रूट भी नहीं है। मतलब गली के अंदर घुसे फिर गली, गली के अंदर फिर घुसे फिर गली, और हर गली के अंदर या तो बीएनबी है, या तो कोई होटल है, या तो मतलब। और दूसरी बात, उन होटलों के बाहर बड़े बड़े फट्टे रखे हुए हैं। मतलब वो सभी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, कूड़े का सामान रखा हुआ है कि अगर आग लगी तो हर चीज में आग लग जाएगी। और लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते हैं, सबसे पहले 600, 700, 800 रुपए के कमरों के लिए वहां जाके रुक जाते हैं। लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जब तक आप खुद सेफ फील ना करें तो कम पैसों के चक्कर में इन होटलों में जाकर ना रहें, क्योंकि ये होटल वो जगह है जो इस वक्त किसी भी अगर आग लगती है आप नहीं बच के नहीं निकल सकते। तो क्या ग्रीन किस्सा पार्क का किस्सा सुनाते सुनिए। यूजुअली हम जब खबर करने जाते हैं तो सामने वाला हमें ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। सर लाइसेंस है हमारे पास, तुरंत लाइसेंस दिखाते हैं। तो लाइसेंस का भी एक नियम है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको वहाँ पर चस्पा करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो मैं कल एक खास के विलेज के अंदर घुसा, एक रेस्टोरेंट के अंदर घुसा, तो वो बेसमेंट में था। फ्रंट से मैंने हाउस से अंदर एंटर करा, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2। मैं वहाँ गया, मैंने कहा पूछा कि सर लाइसेंस है? सर वो लगाओ सर। मैं गया पास में, उसने सोचा कि ये पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे। मैं अंदर चला गया, वो बार था, वहाँ लाइसेंस था लिकर का। अच्छा, कह रहे सर लाइसेंस है तो सही। मैंने कहा एमसीडी का लाइसेंस कहाँ है सर? सर वो मैनेजर के पास है। मैंने कहा लगा क्यों नहीं रखा? मैनेजर से अभी मंगवा देता हूँ। मैंने कहा फायर का एनओसी? कह सर वो भी है मेरे पास, मैं भी आपको मंगवा देता हूँ। मैं कहा आधे घंटे में मंगवा दीजिए, मैं वेट करता हूँ। आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मेरे पास लाइसेंस है, और मैं आपको बता दूँ हमारे पास है ना 90 मीटर से ऊपर के ना फायर एनओसी नहीं देती, उसकी इजाज़त नहीं होती है। मैंने कहा आपको पता है कि आपका रेस्टोरेंट कितना बड़ा है? कह रहे सर 90 मीटर से छोटा है। मैंने कहा 4 मंजिल है, 90 मीटर से छोटा नहीं है। मैंने कहा आधे घंटे के अंदर आप मुझे भेजिए कि आपके पास है तो ट्रेड लाइसेंस है। सर है, वो अभी तक मेरे पास लाइसेंस नहीं आया है। आया नहीं है। क्योंकि चलता है, इस वक्त ये वो रखा है, क्योंकि दिल्ली में चलता है। और चलता अरविंद है, ओझा जी की, और इस हमारे वक्त ये हो सहयोगी रखा है कि अरविंद ओझा जी, जितने भी होटल हैं दिल्ली भर में, सभी के सभी होटल जो हैं वो अपने लाइसेंसेस को रिन्यू कराने की एप्लीकेशन डाल चुके हैं। हाँ। सबके सब जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो 1 साल की जिसकी वैलिडिटी होती है उन सबको रिफिल कराने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट एक होटल में मैं गया, वहां पर मैंने देखा कि 20-25 फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कोने में रखे। मैंने पूछा ये क्यों है? तो उनका कहना है कि सर इसको रिफिल वो कराना है। सब जागरूक हो गए ना, अचानक से सब सब जागरूक हो चुके सब हैं। एक्टिव हो गए इसके अंदर कि ये जल्दी जल्दी से सब कुछ करा लो। हाँ। लेकिन नियम कायदे कानून उनको भी नहीं पता कि और क्या 10 होगा। दिन बाद देखना फिर क्या होगा, फिर वही फिर होगा। कहीं आग लगेगी, फिर कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हर बार सरकारें जाती है, हर बार मुख्यमंत्री जो है उन जगहों पर जाते हैं, हर बार अधिकारी जाते हैं, कोई एक दो सस्पेंड हो जाता है, फिर जस की तस कहानी वहीं की वहीं हो जाती है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी देश की राजधानी दिल्ली की है। हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, इसमें हम लोगों की ये अपील भी है कि आप लोग जिस भी जगह पे जाएं थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखें और आप लोग खुद भी इस चीज़ को चेक करें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं गतिविधि बहुत बढ़ गई है, और टीएमसी का जिस तरीके से इम्प्लोजन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी टकटकी लगाए देख रही है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद कर रही है कि क्या पता शायद टीएमसी के कुछ सांसद या विधायक उनकी तरफ आ जाएं। ये सारी कहानियां हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली उनका हक पति की प्रॉपर्टी पर हो जाता है। इससे बड़ा मिथ इस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। जो आपके ससुराल वाले हैं उनके घर में आपका कोई राइट नहीं। इतना सही रहता है अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी लेना। नेवर गो इन फॉर जॉइंट प्रॉपर्टीज। नॉट हस्बैंड के साथ नहीं, किसी भी और के साथ। जहां भी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी होगी डिस्प्यूट पक्का है। 2 भाई डिस्कस कर रहे होते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी बेचेंगे, आधा आधा करेंगे। बहन उसी कॉन्वर्सेशन में होती है, उससे कोई कुछ नहीं पूछता। हाँ, जीजा से बोल दिया जाता है कि जीजा तो बहुत अच्छे हैं हमारे,
वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, relinquish कर देंगे। वो रिलिंक्विश कर देंगे। तो जीजा का राइट है, बहन का कोई राइट नहीं है, बहन उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं है। विवाद से बचने के लिए और पारिवारिक रिश्ते बनाने के लिए कई बार हम अपने अधिकारों का बलिदान दे देते हैं। क्योंकि सिखाया ही ये जाता है ना कि यू आर अ गुड गर्ल। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो आपका हाफ राइट है, मतलब जो भी आपका जितना भी शेयर है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका राइट बाय बर्थ है, उसको आपके पेरेंट्स भी चाहें तो आपसे नहीं छीन सकते। हमारे यहाँ बुजुर्ग ना अपनी विल को एकदम अपने गले से लगा के रखते हैं, देते नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हम ब्रेक के बाद वापस हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप लोग हमें सब्सक्राइब करें आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर। हमारा शो है रिपोर्टर्स ऑफ एयर। आप हमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं एप्पल पर और स्पॉटिफाई पर। हम बातचीत अब करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बन चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन इसके बाद जिस तरीके का इम्प्लोजन, अमित शायद यही सही वर्ड है, हमें देखने को मिल रहा है। और मैं बताऊं, ये जो हटे हैं ना, तो बीजेपी भी वेट कर रही है कि क्या हो रहा है, कांग्रेस भी शायद वेट कर रही है कि अब टूटी गई है पार्टी तो थोड़े हमारे पास आ जाएं। तो क्या है ये सबसे पहले तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को भनक पड़ गई थी ऐसा कुछ होने वाला है। नंबर बहुत बड़ा है, 58 कह रहे हैं कि नेता हमारी वही हैं, लेकिन ब्रेक अवे कर लिया है। आपने ध्यान होगा जब जिस दिन असेंबली के अंदर वो चल रहा था, शपथ ग्रहण की प्रक्रिया हुई, ऋतुव्रता और साहा ये दोनों मिलने के लिए गए थे स्पीकर के ऑफिस में। बाहर आके इन्होंने कहा, पहले स्पॉट हुए थे स्पीकर के ऑफिस के बाहर, फिर बाहर आके इन्होंने कहा नहीं हम तो चाहते हैं कि सत्ता दल और विरोधी दल दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो और फिर कॉर्डियल एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता रहे, रोड ब्लॉक्स ना आए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गया था, दोनों को एक्सपेल कर दिया गया, क्योंकि तभी क्लियर हो गया था कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट लोटस कैसे जा रहा है और यहाँ पे कैसे अलग तरीके से काम करेगा। और उनका एक्सपल्शन हुआ। एलओपी का ऑफिस का चार्ज ले चुका था जिनको ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने चुना था। और उसके बाद ये खबरें आनी शुरू हो गई, न्यू ग्रुप, न्यू पार्टी की बात नहीं हो रही है, न्यू ग्रुप की बात हो रही है। तो ये न्यू ग्रुप में नंबर्स बढ़ते 58 तक चले गए। मजे की बात क्या है कि 80 लोग जीते हैं तृणमूल में, अगर मैं गलत नहीं हूं उसमें 30-31 मुस्लिम है, यानी कि 10 मुसलमान विधायक भी उधर न्यू ग्रुप का हिस्सा हैं। और वहां भी खटपट होगी, वो न्यू ग्रुप एक साथ रह ही नहीं सकता है, क्योंकि ऋतव्रता इस बात को अभी जो कह रहे हैं बहुत स्मार्टली वो खेल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं मैं लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता हूं, लेजिस्लेटिव पार्टी का विद्रोह है, ममता बनर्जी हमारी एडवाइजर रहेंगे। जैसे एडवाइजर शब्द उन्होंने यूज किया, नए ग्रुप में भी खलबली मच गई है कि नेता तो हमारी नेत्री तो ममता बनर्जी ही होंगी, एडवाइजर क्या शब्द है और क्या पार्टी पे कब्जा होगा नहीं होगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक और एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। सीनियर लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो एमपी भी हैं, मैं जेंडर नहीं क्लियर करूंगा, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल मान के चलिए आप। उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई जब ये सब शुरू हो रहा था। तो बातचीत का सार ये निकला कि अभी तो ये झांकी है, ठीक है, तृणमूल में टूट और बाकी है। ओह, तृणमूल में टूट और बाकी है। देखिए 10 से 12 सांसदों का लोकसभा में नंबर्स इंटरनली उन लोगों को इस वक्त एनालिसिस है कि ये लोग कभी भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो पूरा मामला रुका हुआ है कि क्या ये आंकड़ा 18-19 तक पहुंच सकता है, क्योंकि बिना 18-19 के फिर एंटी डिफेक्शन लगने का खतरा बना रहेगा। इस वजह से ये मामला जो है आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग ग्राउंड्स पे करके नाम लिस्टिंग करके रख लिया गया। और ये बात तृणमूल की टॉप लीडरशिप को भी पता है कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और यही वजह है कि नीचे भी सारी यूनिट्स को अभी भंग कर दिया गया है, क्योंकि जो बैटल है वो लंबा होने वाला है, लॉन्ग ड्रॉन होने वाला है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल जो हमने पार्टी को लेके पहले देखे हैं, शिवसेना वाला एक मॉडल था, एनसीपी वाला एक मॉडल था, चिराग पासवान वाला एक मॉडल था एलजेपी का, ये संभवतः लीगली एक अलग तरह का बैटल टर्न आउट करेगा आगे जाके। जो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, ऐसी ही लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। तो बीजेपी हेडक्वार्टर में भी ऑब्वियसली भाई खलबली मची, जिस तरह से विधायक दल ने जो वेस्ट बंगाल के अंदर किया। तो हम लोग एक बड़े नेता के साथ बैठे हुए थे,
ऐसे नेता जिन्होंने बंगाल में बहुत साल बहुत काम किया है, तो उनसे बातचीत चल रही थी, उनके कमरे में खैर टीवी भी चल रहा था तो उसमें यही खबर चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, नेताओं की ज़्यादातर क्या होता है, आपने देखे होंगे कुर्ते वुर्ते जो वो पहनते, पॉकेट्स होती हैं। मज़ेदार बात यह है कि उनकी पॉकेट के अंदर एक पर्चा था, नाम उन्होंने नहीं दिखाई, तो उन्होंने वो पर्चा बाहर निकाला। हम कुछ रिपोर्टर्स वहाँ बैठे हुए थे और पर्चा निकाल के उन्होंने खोला और बोला नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें फीलर्स, हमें फ़ोन कॉल्स लोकसभा के सांसदों से भी, राज्यसभा के टीएमसी के सांसदों से भी आ चुका है। उनके पास पूरी लिस्ट थी जिसके अंदर जो आप फिगर बता रहे हैं, लगभग 10 से 12 लोकसभा के जो एमपीज़ हैं वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को फीलर्स दे चुके हैं कि हम आना चाहते हैं। अब ये बीजेपी इस समय मंथन कर रही है, वेट एंड वॉच है कि भाई एग्जैक्टली देखा जाए कि करना क्या है। तो बीजेपी के पास काफ़ी टाइम से धीरे धीरे ये फीलर्स आ रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या, आपको याद होगा कि असम और बंगाल के चुनाव से पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि असम और बंगाल दोनों बीजेपी जीतेगी। मैं बताती हूँ तुम्हें, आज तुम देखो हम जहाँ बैठे हैं इसमें एस्ट्रो तक भी होता है ना। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है तुम थोड़ा सा अपनी रिपोर्टिंग के साथ साथ उसके अंदर भी थोड़ा अपना योगदान दो। तुम्हारी कई भविष्यवाणियां जो है वो सही होती हुई नजर आ रही हैं। तो असम में तो एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई और बंगाल में भी लैंडस्लाइड ही कहेंगे, 200 से ऊपर बीजेपी को मिला। जुलाई के तीसरे हफ्ते में, आज मैं कह रहा हूँ जुलाई के तीसरे हफ्ते में अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता संसद में नहीं रहेंगे। नया नेता मिलने वाला है तृणमूल कांग्रेस को और उसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। कई सारे ऐसे सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के जिनकी बातचीत इस वक्त एक अलग नेता से चल रही है, बागी गुट से चल रही है आपस में सबकी। और इस बातचीत में ये लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि कौन नेता होगा और उस बागी ग्रुप को किस तरह से आगे लेके आया जाएगा। तुम एक और भविष्यवाणी कर रहे हो कि जुलाई का 3rd वीक, हाँ 3rd वीक में अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता सदन में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, सरकार डीलिमिटेशन बिल लेकर आने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सरकार की बातचीत तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के नेताओं से हो चुकी है और बागी गुट के कई नेताओं ने सरकार को फीलर्स दे दिए हैं कि वो सरकार के साथ डीलिमिटेशन बिल पे खड़े हुए हैं। डीएमके ने भी इस वक्त ये नहीं कहा है कि वो कड़ा रुख अपना रहे हैं और डीएमके भी फ्रेश ड्राफ्ट जो डीलिमिटेशन का है उसको देखने के बाद अपना एक फैसला लेने जा रही है। ये बताओ कि ये जो मार्केट सेटअप हो रहा है तो इसमें कांग्रेस भी एज अ बायर देख रही है क्या कि हमारे तरफ भी कुछ आ जाए? कोशिश हो रही है कांग्रेस द्वारा? बिल्कुल हो रही है, लेकिन जो अभी पीयूष ने कहा ना, मैं इससे पूरी तरीके से एग्री कर रहा हूँ कि जो कवायद चल रही है ना टीएमसी के अंदर, ये कवायद असली डीलिमिटेशन बिल के लिए की जा रही है और विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए की जा रही है। और कोशिश है कि हाँ भाई, जितने तमाम जो बड़े बड़े एजेंडे हैं सरकार के, 1 नेशन 1 पोल, डीलिमिटेशन बिल जिसके लिए आपको 2/3 बहुमत की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। अगर डीएमके अगर वोट नहीं करेगी बीजेपी को तो एब्सटेन तो कर सकती है, एब्सटेन कर देगी, क्यों नहीं, एब्सटेन कर देगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बिल पास हो जाएगा। इसके अलावा और 2 पार्टीज ऐसी हैं जिसमें नज़र रखनी होगी, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की जो पार्टी है। आपको याद है क्रॉस वोटिंग हुई थी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर? हुई थी। उसमें भी आम आदमी पार्टी और इन्हीं 2 पार्टियों का नाम आया था। अब आम आदमी पार्टी का तो राज्यसभा के लोग जा चुके, यहाँ पर से भी कुछ लोग निकलकर इस तरफ आ सकते हैं। तो ये जो कवायद चल रही है दरअसल इसलिए चल रही है कि अपना जो नंबर है वो उसको इतना ऊपर लेकर जाया जाए कि हमें विपक्ष से समर्थन मांगने की जरूरत ना पड़े, हम अपना बिल खुद पास करा लें। देखिए बंगाल के अंदर जाहिर है, पता नहीं मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए नहीं चाहिए, जब कोई रावण फूकता है ना तो उसकी जो डंडियां टहनियां जो उसमें वो लोग लेके चले जाते हैं अपने घरों में, शुभ मानी जाती है। हम यहाँ पर कोई फूट रहा है तो सब लोग अपना लेके जाना चाह रहे हैं। कांग्रेस भी सोच रही है कि भाई अगर टूट ही रही है तो थोड़ा बहुत 10-12 एमएलए हमारे पास भी आ जाए। हमारे 2 एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, को जो लगता है कि हमारे 2 एमएलए हैं, अगर 10-12 एमएलए आ जाएंगे, ठीक है, रिस्पेक्टेबल नंबर हो जाएगा, तो कम से कम असेंबली में हम भी, मतलब हमारा भी एक वॉइस होगी, हमारा भी एक फैक्शन होगा, हमारा को भी एक स्पेस मिलेगा। तो वो भी इस कोशिश में अधीर रंजन चौधरी जो हैं उन्होंने बाकायदा अपील की है कि अगर आप टीएमसी के अंदर रहकर अगर आपको परेशानी है तो आप बीजेपी क्यों जा रहे हैं, आप कांग्रेस में आइए अगर आप सेकुलर हैं तो यहाँ ये जो 10-11 जो मुस्लिम हैं या उस तरीके से
जिनको लगता है कि हाँ भाई कांग्रेस आइडियोलॉजी के पास है टीएमसी की, उनमें से बहुत सारे लोग कांग्रेस चाह रही है कि हमारी तरफ भी आ जाए, बिल्कुल बीजेपी भी चाह रही है। इसी में ये जो कह रहे हैं ना, वो लार्जली असेंबली में पिक्चर अब ऐसा दिखने जा रहा है जो कांग्रेस असम में दिखती है। अच्छा। तो टीएमसी जो है बंगाल में बीजेपी का जो एक्सपेरिमेंट मुझे लग रहा है वो ये रह गया है कि ममता बनर्जी के साथ टायर्ड, रिटायर्ड और मुस्लिम, यही लोग रह जाए। देखिए ये जो डिलिमिटेशन बिल है या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है या वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो सोच है सरकार की, उसमें कितना फायदा सरकार को अब होने वाला है मैं आपको बताऊं। वाईएसआरसीपी, बीजेडी, आम आदमी पार्टी और अब तो जो तृणमूल कांग्रेस का अगर बागी गुट आ गया, साथ साथ डीएमके, आप ये सोचिए कि एक लार्जर पिक्चर निकल के सामने आ रही है और ये एक लार्जर ग्रुप है इंडिया ब्लॉक का, जो अब तक कहा जाता था कि ये सब के सब साथ में एक साथ रहेंगे तो एक बड़ा ऑपोजिशन दिखेगा। ये वो पार्टीज है, बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज है जो या तो न्यूट्रल रहकर अपना काम कर रही हैं या फिर जैसा राहुल बता रहे हैं कि अगर एब्सटेन करने की बात हुई, अगर ये एब्सटेन कर गए तो ये जो तीनों हैं, चाहे वो वन नेशन वन पोल, चाहे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल या डिलिमिटेशन, इनको पास कराने में सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तो ये केक वॉक हो जाएगा। और जिस एक्चुअली और राज्यसभा में खुद ही अपने दम पर बीजेपी जो है वो मेजोरिटी मार्क पार कर रही है, वो कर लेगी। अभी जो इलेक्शंस होंगे 18 जून को, उसके अंदर हमें वो देखने को मिलेगा। एक चीज़ और जो मेरा असेसमेंट है, और मुझे लगता है कई बड़े नेताओं से जो बातचीत हो रही है, कुछ विपक्ष के नेता भी जो हैं, ऑपोजिशन खासतौर से टीएमसी, उनको ये लग रहा था कि बंगाल जीतने के बाद एक जो बूस्ट मिलेगा, वो गाड़ी में फिफ्थ गियर लगाते हैं ना, फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी, उसमें वो जो नाइट्रोजन बूस्टर जो लगता है, तो टीएमसी को लग रहा था कि बूस्टर ऑपोजिशन को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा, वो जीत जाएंगे। तो वो हुआ नहीं। डीएमके की हालत हमने देख ली है क्या है। और अब टीवी के टाइप पार्टीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं एक रोल मुझे लगता है प्ले करेंगी। तो अन्ना मलाई टाइप पार्टी भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल। और तमिलनाडु का तो हिस्ट्री रही है, वहां पर छोटी पार्टीज ज्यादा जल्दी फ्लरिश करती हैं और अपना एक से होता है उनका। और अन्ना मलाई इज अ नोन फेस अक्रॉस तमिलनाडु। हालांकि इस्तीफा हो गया उनका, बीजेपी से वो अलग हो चुके हैं इस वक्त। अगर अन्ना मलाई अपनी पार्टी फ्लोट करते हैं तो उनको क्यों नहीं मिलेगा वोट, क्यों नहीं सपोर्ट मिलेगा? जिस तरह से हमने पूरा अन्ना मलाई का केस देखा, वो दिल्ली भी आए, भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप ने उनसे बातचीत भी करी, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका है, प्राइमरी मेंबर वो बीजेपी के नहीं हैं अब। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी चेंज देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स, अभी मैं प्रोड्यूसर साहब से बात भी कर रहा था, बड़ी आसान है समझनी। देश के अंदर सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन अगर कहीं पर है तो वो तमिलनाडु के अंदर है, जो कि 9 शेड्यूल के अंदर है। यानी देश में क्या होता है, 50% रिजर्वेशन की सीलिंग है, उसके ऊपर आप रिजर्वेशन किसी भी जगह पर नहीं दे सकते, कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा। इन लोगों ने क्या किया, इसको 9 शेड्यूल में डलवा दिया। अब ये लीगली चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है। आई थिंक 67% रिजर्वेशन है वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर। वहाँ पे पेरियार, इन तमाम जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनका इतना इम्पैक्ट है कि उन लोगों ने क्या किया, ये 97% जो लोग हैं, इन लोगों ने ये बोला कि भाई हम एक पॉलिटिकल इक्विटी बनाएंगे और हम पॉलिटिक्स करेंगे। द्रविड़ पॉलिटिक्स, AIDMK है, DMK है, इन लोगों ने किया, सत्ता में भी रहे, जाहिर है 60 साल से तो कांग्रेस ही बाहर है वहाँ पे, अब जाकर आई है। इन लोगों ने, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी आसान है। बड़ी आसान कैसे है, बीजेपी यहाँ पे क्यों नहीं चल पाती? हिंदुत्व पॉलिटिक्स वहाँ चलती नहीं है। हिंदुत्व, हिंदी, ये जो तमाम जो, अच्छा उनकी जो डेफिनेशन है, मैंने एक तमिलनाडु के सांसद से पूछा, भाई आप के जो नेता हैं वहाँ पर ये बोल देते हैं कि सनातन को इरेडिकेट करना है, सनातन ये है वो है। उन्होंने बोला हमारा जो सनातन है वो आपके सनातन से बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो बच्चा जाते ही नहीं स्कूल जब तक मंदिर ना जाए। हमारा जो आप हमको मत डिफाइन करिए ना। हमारा जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो वो रास्ते में जो मंदिर होता है वहाँ पर जाकर कुमकुम लगाकर स्कूल जाता है। हम तो ज़्यादा मंदिर तो हमारे यहाँ पर है। तो अगर, लेकिन हमारे लिए सनातन मतलब उनके अकॉर्डिंग वो है कास्ट सिस्टम, उससे हमको प्रॉब्लम है। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बदल जाती है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर। इसलिए आप बोलते हैं कि हम एंटी हिंदू नहीं हैं, हम तो बड़े हिंदू हैं आपसे। कि जो तुम कह रहे हो ना, एक नेता से मेरी भी बात हो रही थी तमिलनाडु की, बहुत पुरानी फैमिली है पॉलिटिक्स में। उनका कहना है कि हम
जितने साल भर में नॉर्थ में आप लोग नारियल फोड़ते हैं ना, उतने तो हम महीने भर में हम उतने तो हम तमिलनाडु में महीने भर में सही बात फोड़ है। लेते हैं। मतलब इतने रिलीजियस बिल्कुल वो लोग हैं। अच्छा, अपने घरों के आगे कितने नॉर्थ इंडियंस रंगोली बनाते हैं रोज? बहुत कम। वो रोज बनाते हैं अपने घर के आगे। तो और ये दक्षिण भारत के अंदर है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे में इसीलिए वहाँ बीजेपी जो है वो Lag उस करती तरीके से नहीं करती अपील, और इसीलिए जो अन्नामलाई है जिन्होंने अपना नया रास्ता अपनाया है वो ये जानते हैं कि हाँ भाई क्या अपील करता है यहाँ की ऑडियंस को, तो वो अब उसी तरफ से चलेंगे। एंटी दिल्ली के अंदर देखिए बीजेपी के एमएलए मीट की दुकान बंद करा रहे हैं। अन्नामलाई से पूछिए, वो कहते हैं चलिए मैं आपको चिकन करी खिलाता हूँ। ये जो है ना माइंडसेट डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा है यहाँ पर और सदन में। आप देखिएगा अन्नामलाई अच्छा करेंगे, मैं मतलब आप आने वाले तो समय बंगाल में भी माछ भात खाया है बीजेपी ने। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ये कहा कि जिस दिन जीतेंगे उस दिन 1 किलो ज्यादा मछली खाई उन्होंने ममता बनर्जी से। बीजेपी ऑफिस में बंगाल में तो बीजेपी जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ तो नॉनवेज नहीं है, लेकिन बीजेपी बंगाल ऑफिस के अंदर स्पेशली वहाँ पे फिश और ये सब बनता है। और अब तो और ज्यादा, जब क्योंकि जिस दिन acceptance- कैंटीन आ गया। जिस दिन जीते उस दिन खाने में क्या था बीजेपी ऑफिस में? माछ भात। आप जाएंगे वहां पे जितने कार्यकर्ता थे देवर सेलिब्रेटिंग वो मछली और भात खाते हुए सबके सब। अब तो और माँ खाते हुए कैंटीन आ हाथ गया में ना पूरा, आप सोचिए हाथ बंगाल में में। मछली और भात मिलाया हाथ माँ से, और कैंटीन। खाते हुए सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन चल रहा है। 5 रुपए में माछ भात। हाँ, पश्चिम तो- बंगाल हाँ। में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने स्कीम लागू कर दिया है। वो मछली भात जो है वो ट्रेडिशन है, कल्चर है वहाँ का। आप उसको वो नहीं कल्चर कर से सकते। नहीं कर सकते, आप लेकिन बंगाल में एक- नहीं कर सकते। एक चीज रह गई, जो अटैक हुआ उससे भी बहुत कुछ बदला है लीडरशिप में बंगाल में। किस पे अटैक अभिषेक हुआ? बैनर्जी पे जो अटैक हुआ, हाँ। तो वो अथॉरिटी का मामला था कि अभिषेक बैनर्जी की जो अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी को बिल्कुल हिला देना था पब्लिक इमेज में। और वो उसके बाद देखिए किस तरह से सारी चीजें एकदम फैल गई हैं चारों तरफ। सिस्टम क्या पूरा हिल क्या गया है। क्या डर गए टीएमसी के विधायक? क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए, अब इस बात से हो सकता है पीयूष कई सारी बातें कहेगा, लेकिन वहाँ जो हो रहा है मल्टी फेसेट आपको चीजें होती हुई दिखाई देंगी। जो विधानसभा है उसमें टूट हो रही है, आपके सांसदों का Feelers. मेरा इनपुट और आपका इनपुट, आप लोगों का इनपुट जो है वहाँ मैच कर रहा है, ये चल रहा है। इसके साथ साथ जो लोकल लेवल पे काडर है वो लोग कहीं कोई पीटा जा रहा है, पब्लिक घेर ले रही है कोई, और हर बार आपको अटैक सर पे ही दिखेगा। ये जो ना बड़ा साइकोलॉजिकल होता है। आप किसी को डंडे से पाँव में मारिए, हाथ में मारिए, किसी को थप्पड़ मार दीजिए या यहाँ टपली मार दीजिए पीछे, एकदम साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, आदमी को हिल जाता है उसके बाद। ये सब हुआ, और आपका जो मेन आदमी है, जब ये वायलेंस चल रहा था तो हमेशा होता है कि आप काडर के पास जा पा रहे हैं कि नहीं। अभिषेक बैनर्जी ने डिसाइड किया कि अब काडर के पास जाने का टाइम आ गया है। जिस फैमिली में डेथ हुई थी, टीएमसी काडर का फैमिली था, वह मिलने के लिए जा रहे थे, गाड़ी छोड़ के वो निकले, बाइक पे बैठे, बाइक पे जब बैठ रहे थे तब उनको एक किसी ने सामने से हेलमेट पहनाया, उनके ही टीम में से आदमी था, उसने हेलमेट पहनाया। आगे जाके फिर वो धक्का मुक्की शुरू हुई, बाइक पे ही बैठे हुए थे, वो धक्का मुक्की शुरू हुई जब, फिर वो पैदल चलना शुरू किया, अटैक हो गया, गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडे से अटैक हो रहा है, पत्थर फेंकता हुआ कोई दिखाई दे रहा है, और इवेंचुअली एक लड़का जो है सीधे हेलमेट पे मारता है। वो अगर हेलमेट नहीं होता वीडियो है। तो यहाँ खुल जाता। और मुझे ना, मतलब मैं इस चीज़ को, हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, मुझे मेरा बड़ा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। इस देश में पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है पार्टियों का, और पॉलिटिकल आउटसाइडर्स हैं। कोई वजह है कि इस देश में टॉप लीडरशिप में, किसी पार्टी की टॉप लीडरशिप में अटैक अगर होगा तो मायावती पे होगा, जयललिता पे होगा, अरविंद केजरीवाल पे होगा, ममता बनर्जी पे होगा, अभिषेक बैनर्जी पे होगा। क्योंकि ये लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, जो लोग पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी भी इनको पॉलिटिकल आउटसाइडर देखा जाता है। मायावती दलित नेता थी, क्या हुआ उनके साथ? जयललिता के साथ क्या हुआ था? और ममता बनर्जी पे तो जानलेवा हमले हुए हैं पहले। और भद्रलोक बंगाल का आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। 15 साल वो नेत्री रही है उस राज्य की। बंगाल का भद्रलोक आज भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि ममता बनर्जी जो वहाँ कालीघाट में रहती थी, वो मुख्यमंत्री बन के 15 साल राज्य में उन्होंने लीड किया है। तो टॉप लीडर किसी पार्टी का आप बता दो मुझे,
आजादी से लेके आज तक आपको ध्यान है कांग्रेस पार्टी का कौन सा टॉप लीडर जिसपे अटैक हुआ था? टॉप लीडर बताइएगा आप मुझे, आखिरी बार अटैक हुआ था नहीं, हाँ, कांग्रेस 2 तो- लोगों की तो डेथ ही हो गई। टॉप लीडर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से बड़ा टॉप लीडर नहीं कौन है नहीं कांग्रेस में? उस तरह की नहीं, जो पॉलिटिकल वायलेंस जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, नेताओं किस तरह की पब्लिक चलते हुए कहीं को पिटाई हो गई हो, हमला हो गया हो, अभी हुआ तो उस तरह की अब घटना इतने हल्के नहीं नहीं कांग्रेस। हल्के वाली बात नहीं है। यही मैं बताने वाला हूं। राहुल गांधी का प्रोटेस्ट चल रहा था ईडी को लेकर, जब उनकी रोज बुलाया 10 घंटे उनकी पूछताछ होती थी। वो जाते थे तीनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जब जा रहे थे गाड़ी में बैठ के कांग्रेस ऑफिस से ईडी दफ्तर 5 जाते दिन थे। पहले राहुल गांधी को बुलाया, फिर 1 दिन सोनिया गांधी को बुलाया था। तो क्या होता था कि कॉल दी जाती थी कि आप तमाम लोग आइए भाई, प्रोटेस्ट करना है। चिदम्बरम साहब की पसली की हड्डी टूट गई थी भाई। पी चिदम्बरम साहब के हाँ। मैं फिर वहीं पे ला रहा हूँ, पार्टी अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी। कैसे हुआ पी चिदम्बरम साहब के? भीड़ थी, लोग प्रोटेस्ट करते थे, पुलिस आती थी डिटेन करने के लिए, धक्का मुक्की होती थी, तो चोट लग गई, उनकी पसली टूट गई। हरीश रावत को चोट लगी थी, मुझे याद है, शक्ति सिंह गोहिल को चोट लगी थी। किसी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो सेकंड लेवल का होता है, नंबर 1 नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी का आप बता दो जो है आपको ध्यान आ रहा हो लिस्ट से, जिन पे जानलेवा हमला हुआ उस तरह से। नंबर हुआ 1 की है बात भाई, कर रहा हूँ ना हुआ मैं। है। बता नंबर दो। 1 की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा के ऊपर पत्थर चले हैं जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इस बार नहीं, पिछली बार 21 में, उससे पहले जेपी नड्डा वहां पे गए थे, वो भी अपने कार्यकर्ता के यहीं पर जा रहे थे, लगातार पत्थर चले हैं। कॉन्वॉय पे चले, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी के अंदर थे। अभिषेक बनर्जी गाड़ी के अंदर नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर जो भी है अटैक हुआ, विच इज कंडेमनेबल। लेकिन जहां तक अटैक की बात है, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, नंबर 1 आदमी, उनके कॉन्वॉय पे अटैक होने का मतलब कि जेपी नड्डा के ऊपर अटैक। और सिर्फ उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ, उनके पीछे थे कैलाश विजयवर्गीय, उनके साथ थे राहुल सिन्हा, उनके साथ थे और भी कई नेता, जिनकी सबकी गाड़ियों पर लगातार पत्थरबाजी हुई, और उनके पीछे थे हम। और हमने देखा कि सभी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। जेपी नड्डा पूरे प्रोटेक्टिव थे, उनको बचा के वहां से निकाला गया, तब जाके उनकी जान बची। जानलेवा हमला जेपी नड्डा के ऊपर भी हुआ था। 2 बार अटैक हुआ अरविंद केजरीवाल पर। सभा के साथ जा रहे थे, एक बारी तो ऑटो वाले ने माला पहनाते हुए कर दिया था काम। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे राजघाट पर, भैया अनशन वंचन 12 घंटे तक मौन हो गए थे भैया, कि भैया कैसे एकदम चाटा पड़ा, आग बाग पूरी और लाली नाम था ना उसका, ऑटो वाले का। ऑटो वाला, फिर ऑटो वाला ने पूरा समर्थन देकर के मुख्यमंत्री भी बनाया था। अच्छा कि हम सपोर्ट करेंगे। मैं बता दूं अमित, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के जो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्टिव भी हैं। प्रियंका गांधी का एक किस्सा सुनाती हूँ। प्रियंका गांधी का जो नया घर मिला है, उनको पी चिदम्बरम के बाजू वाला मिला है। पी चिदम्बरम का है 80 लोधी, उनको मिला है 81 लोधी एस्टेट। तो वो करने कहाँ आती हैं? वो आती हैं लोधी गार्डन। मुझे दिखी थी वो कम सिक्योरिटी के साथ। ऐसे भी नेता हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं। लोधी के अंदर शाम को कई बार कई लोग जाते हैं वॉक करने, मैं भी जाती हूँ। तो सामने से देखा, सिक्योरिटी दिखी, वाइट टी शर्ट के अंदर प्रियंका गांधी। अच्छा, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसे, यू कांट मिस हर। वो बहुत आराम से आई वॉक करने के लिए, वो सिक्योरिटी उनके साथ थी, वो गई वॉक किया। तो जो तुम बात बोल रहे हो ना कि कई बार आउटसाइडर्स को उस तरीके का नहीं मिलता, कई ऐसे भी नेता हैं जो आपको दिखेगा टॉप कांग्रेस लीडरशिप के अंदर भी, जो फैमिली से रिलेटेड ना और बहुत कैजुअली लोगों के बीच में भी जाते हैं और एक ये दिखाते हैं कि भाई वी आर ऑल्सो लाइक द कॉमन मैन। तो ये भी है। दिल्ली की सीएम को देखिए, रेखा गुप्ता पहले जिस दिन उनके ऊपर अटैक घर के अंदर हुआ, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी बढ़ गई थी। कुछ दिन तक हमें लगा कि हम भी मैडम, क्योंकि हम रोजाना हमसे मिलती हैं तो बातचीत करती हैं, उसके बाद हमें लगा कि अब मैडम जो है वो इतनी दूर से नहीं मिलेंगी। 2-4 दिन के बाद वो फिर से नॉर्मल हो गए, फिर से पब्लिक के बीच में जाने लग गई। वो सिक्योरिटी वीओटी जो है वो साइड कर देती है पब्लिक के बीच में। अच्छा। हाँ, कभी कर कहती है कि मुझे मिलना है, क्या दिक्कत है। वो पब्लिक के बीच में जाती है, महिलाओं के संग फोटो खिंचवाने लग जाती हैं, हमारे पास आएंगी, हमसे मिलेंगी, बातचीत करेंगी। वो प्रोटोकॉल को कभी कभी पीछे कर देती हैं। अच्छा है। शीला दीक्षित भी आई थिंक ऑलमोस्ट इसी तरह से। अच्छा जेस्चर है। उनका तो घर खुला रहता था। अमित, जो मैंने किस्से पुराने लोगों से सुने हैं, मैं भी उनके घर एक बार गई थी, तो सब वो निज़ामुद्दीन में रहती है। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के आप जाओगे तो आप नीचे बोलोगे कि भाई मैम से मिलना है, वो जैसे मैं और तुम बैठे हैं ना, वो ऐसे। जब चीफ मिनिस्टर भी थी तो मैंने पुराने लोगों से सुना, और जब नहीं थी, जब मैं गई थी, भाई मैं तो बहुत नई रिपोर्टर हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता ना कि भाई किसी नए रिपोर्टर को फॉर्मर सीएम जो है इतने अच्छे से बुलाएंगी। नहीं बेटा आप बैठो, आप क्या खाओगे? तो उन्होंने अपने अंदर बोला कि नहीं आप चाय लेके आओ, आप चाय पसंद करते हो, कॉफ़ी पसंद करते हो। बहुत आराम से नॉर्मली उन्होंने बात करी। तो ऐसे भी बहुत सारे नेता हैं जो पुराने लोगों में से एक मैं भी हूँ।
तुम गए थे मिलने? हाँ, मैं जब वो मुख्यमंत्री थी हाँ। तब मैं उनके घर गया था। उनका घर था यहाँ पर मोतीलाल नेहरू मार्ग पे, जो बाद में मनमोहन सिंह जी को दे दिया गया था। मतलब आप आराम से जाइए, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, आप आराम से, एक प्रोग्राम था उनके घर के अंदर, हम अंदर गए, मतलब ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि ये लगा ही नहीं कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। एक दूसरा स्टेट जो है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, फाइनली चीफ मिनिस्टर तो नया कर्नाटका को मिल गया है, लेकिन मतलब ऐसा राहुल कम ही होता है कि मतलब 24 या 48 आवर्स के अंदर कोई मंत्री जो है पोर्टफोलियो ना पसंद आया तो रिजाइन टाइप करते। कर्नाटका में क्या हो रहा है? देखिए, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, रामलिंगा रेड्डी, वो एक बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और जो जिस डिपार्टमेंट को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है कि ये मुझे दिया जाए, वो पहले डीके शिव कुमार के पास था। अच्छा, ओके। अभी उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया गया था और वो मांग रहे थे बीबीएमपी, यानी बैंगलोर डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे हमारा डीडीओ होता है। तो वो उनको नहीं दिया गया, उसको लेकर नाराज थे और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड ओमन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि आपके यहाँ से 48, क्योंकि इसका मतलब डिसेंट है। लेकिन डीके शिव कुमार और बीके हरिप्रसाद इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो किसी भी कैंप के नहीं माने जाते, ना वो सिद्धरामैया के करीबी हैं, ना ही वो डीके शिव कुमार के करीबी हैं, वो दिल्ली के करीबी हैं, आला कमान के करीबी हैं। इसमें बीके हरिप्रसाद जो हैं वो एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे इन दोनों के बीच में। और आप देखिएगा, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि भाई डीके शिव कुमार पूरा अपना जो विल है या उन पे एक तरीके से राइडर वो बीके हरिप्रसाद होंगे, ताकि वो डिविएट ना करे, जो कोर आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की उससे सरकार बिल्कुल भी डिविएट ना करे, इसीलिए बीके हरिप्रसाद को बनाया गया है। और अभी तो खैर 13 मंत्री बने हैं, राज्यसभा इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो चुका है, मंसूर अली खान, पवन खेड़ा, ये तमाम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अब जो 18 तारीख के बाद जब इलेक्शन होगा तब एक नया एक्सपेंशन होगा और उसमें तमाम लोगों को जगह दी जाएगी। लेकिन डीके शिव कुमार आप देखिएगा, जो मुझे बताया गया, डीके शिव कुमार के जो 2 साल जो हैं उनके अंदर वो ऐसा कुछ रोड मैप लेकर आएंगे जिससे उनकी सरकार रिपीट कर सके, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि बीजेपी का घर ऑर्डर में नहीं है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं विजेंद्रा और जो आपके एलओपी हैं आर अशोक, इन तमाम लोगों में और जो बाकी लोग हैं उनमें एक यूनिटी की कमी कांग्रेस को लगता है कि हाँ भाई है, आपका हाउस ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि सामने से कोई बल्लेबाजी नहीं कर रहा है, अब तो हम बल्लेबाजी करेंगे। तो इसलिए क्योंकि बीजेपी का हाउस ऑर्डर में नहीं है, इनको लगता है कि अगर हम कुछ फ्रीबीज, कुछ एसओपीज अगर देंगे तो हमारी सरकार आराम से आएगी। चुनाव पास आएगा ना, सभी हाउस ऑर्डर में आ जाएंगे, पहली बात। और वैसे फिलहाल तो वाकई नहीं है, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी अध्यक्ष है उसका ऐलान होना था, वो अब तक नहीं हो पाया है। उसको लेकर आपस में कई अलग अलग फैक्शंस हैं। इसीलिए जो है कुछ दिनों पहले आपको याद भी होगा कि नितिन नवीन जो है वो गए भी थे कर्नाटका, और वहां पर जाकर उन्होंने येदियुरप्पा और जो बाकी नेता हैं बीजेपी के, उन सबसे अलग अलग करके मुलाकात भी की है। येदियुरप्पा जी के घर भी गए थे। चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रैक पर आ जाएंगी, है थोड़ा वहां पर। अब कांग्रेस को लगता है कि देखो, जो उनकी कम्युनिटी है डीके शिव कुमार की, वो कलिंगा, वो कोर वोट बैंक है जेडीएस का। जेडीएस जो है उनको लगता है कि ये जो वोट है ये शिफ्ट होकर, क्योंकि अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो ये वोट शिफ्ट होकर हमारी तरफ आएगा। सिद्धरामैया नहीं है तो वो जो अहिंदा वोट है, यानी एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो वोट है, उसको केटर डाउन करने के लिए सिद्धरामैया कर्नाटका के अंदर ही रहेंगे। और बीके हरिप्रसाद जो कि बड़े ओबीसी लीडर माने जाते हैं, वो बहुत बड़े क्रिटिक भी हैं बीजेपी आरएसएस के। उनके लाइब्रेरी के अंदर हज़ारों किताबें हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं, उसमें ज़्यादातर जो किताबें हैं वो आरएसएस पे की डॉक्यूमेंट्री, कमेंट्री हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं बीजेपी आरएसएस, और वो बहुत क्रिटिकल हैं उसके। कई लोग ये कह रहे थे कि होम मिनिस्टर बना दिया प्रियंक खड़गे को, जो कि एक पहले से ही एक बड़े आलोचक हैं, और अध्यक्ष बना दिया बीके हरिप्रसाद को, जो कि एक बड़े आलोचक हैं। उन्होंने कहा ये जो 2 साल आने वाले हैं ये संघ परिवार के लिए अच्छे नहीं रहेंगे वहां पर कर्नाटका के अंदर, क्योंकि ये लोग उस तरीके से हमला करेंगे, ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकली उस तरीके से हमला करेंगे कि इनको वीक किया जाए। लेकिन जिस तरह से अभी पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुई है कर्नाटका में, मेरी किसी से बात हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि इस बार चुनाव में अगर कोई पार्टी जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो है जेडीएस।
जेडीएस का वोट शेयर भी बढ़ेगा, और अगर अलायंस में तो है ही वो बीजेपी के साथ, अगर सीट्स जितने भी होंगी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म जेडीएस करने वाली है। ये बताओ, डीके शिव कुमार और यार एक का ही फायदा होगा, या तो डीके शिव कुमार का फायदा होगा या कुमारस्वामी का फायदा होगा, दोनों को एक साथ फायदा नहीं हो सकता क्योंकि वोट एक ही है। ये बेसिकली डीके शिव कुमार कोशिश कर रहे हैं कि पिच जो है पानी छिड़कते रहो 2 साल तक, ताकि जब बैटिंग का टाइम आए 2028 में तो उनके लिए पूरी तैयार हो। वोट भी तो इसी वजह से कांग्रेस को वो कलिका का मिला। बिल्कुल मिला। मैसूर बेल्ट जो है आपकी तरफ इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि उनको उम्मीद था डीके जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और बन गए। तो अब तो और जेडीएस के कितने चांसेस हैं सीएम बनने के, वो भी उनके कम्युनिटी को रियलाइज करवाया जाएगा डीके शिव कुमार द्वारा। एक चीज और मैं उनकी बात से मुझे ध्यान आता है, जैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया ना खुद को, पेशेंस बहुत जबरदस्त ट्रिक है डीकेएस के पास। मैं 2018 की कहानी है, उस वक्त नॉर्थ इंडियन रिपोर्टर्स के लिए डीके शिव कुमार के दरवाजे उतने नहीं खुले होते थे और बड़ा अलग तरह का एक ऑरा वहां क्रिएटेड रहता था। मैं उनके घर गया था इंटरव्यू लेने के लिए। ये सफदरजंग वाले? नहीं वहाँ बैंगलोर। अच्छा, बैंगलोर। हाँ। तो अब बड़ा पॉश इलाका है जहाँ उनका अपना पर्सनल घर है। तो सारा काम वाम निपटाने के बाद उनके स्टाफ ने बताया कि अमित हैं, ऐसे ऐसे आए हैं, उनका गाड़ी में इंटरव्यू होगा। गाड़ी में बैठा मैं, एक सवाल मैंने जानबूझ के उनको ट्रिगर करने के लिए पूछा था, आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा कि पीपल रेस्पेक्ट मी, दैट इज व्हाई दे वोट। उनका लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं या आपके और आपके भाई से डरते हैं इसलिए वोट डालते हैं? ये बहुत डेलिबरेट ट्रिगर करने का सवाल था। उन्होंने मुझे देखा, स्माइल किया अपने अंदाज में और कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि आप नॉर्थ इंडिया से आए हैं, साउथ की पॉलिटिक्स अलग तरह से काम करती है। फिर मैंने एक और बटन दबाने की कोशिश की। तुम्हारी भी खत्म नहीं हुई वो खुजली और चुल जो थी तुम्हारे अंदर के, एक और पूछूंगा। कि आप लोग यहाँ पैसा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, वोटर्स को जो है मसल पावर और मनी पावर से खरीदने की कोशिश करते हैं। उनका फिर वही था कि आप नॉर्थ इंडिया से आए हैं, साउथ की पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ पे वोटर और नेता का रिलेशन जो है बहुत अलग तरीके से चलता है। और वो पूरा इंटरव्यू हाईवे पे हुआ, इंटरव्यू खत्म हुआ, वो उन्होंने गाड़ी बदला और अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार के लिए चले गए। डीकेएस और मेरे अंदर एक कॉमन फैक्टर है, बताओ क्या है? डीकेएस और आप में एक कॉमन फैक्टर है। हाँ, सोचिए, बता। अच्छा, सबके लिए ओपन है, बताइए। वो डीकेएस है, आप एपी हो। ओह माय गॉड, इतना गंदा ना पीजे। सनशाइन जो है सेम है? बिल्कुल भी नहीं। सनशाइन। उनकी डॉटर का नाम क्या है? ऐश्वर्या। तो ये इसमें मुझे थोड़ा कंफर्ट मिला। जैसे मैंने उनका बाइट देखा, मैंने कहा चलो वेरी गुड भाई, डॉटर का नाम ऐश्वर्या है, वेरी गुड। ये खुशी की बात हुई। एक बीजेपी का भी किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग। अब हम राज्यसभा पे मूव करेंगे क्योंकि आपके यहाँ तो कई लोगों को कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं उसको, तपस्या जो है वो फाइनली नहीं, वो तो कहने में पूरी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। अच्छा, अभी बची है। और कह रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ, तब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी। कई वो सारे करते रहे तपस्या, छाए और ऊपर ऊपर मतलब पहाड़ों में। एक बीजेपी के नेता हैं तरुण चुग जी, वो निकले बीजेपी हेडक्वार्टर से। दिल्ली का जो मौसम है देखा होगा आपने, पिछले कई दिनों में सडनली चेंज हो रहा है। कल तो बारिश धूप आंधी अचानक से हो रही है। तो बीजेपी से निकले बाहर, बहुत तेज आंधी आई, पेड़ गिरा उनकी गाड़ी पे, गाड़ी के शीशे वीशे फूट गए। तो भाई ऑब्वियसली सबको लगता है नुकसान हो गया, बुरा भी लगा। शुभ हो गया क्योंकि शाम तक लिस्ट आ गई राज्यसभा की और राज्यसभा नॉमिनेटेड रहे तरुण चुग जी। अब नहीं, ये कहा जाता है शीशा टूटना शुभ होता है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी पेड़ नीचे खड़ा करके आया हूँ। आज ही घर के सारे आज ही घर के सारे तोड़ने पड़ेंगे लगता है। अपनी गाड़ी पे आप उनकी पेड़ नीचे खड़ा करो। पंजाब वाली तपस्या उनकी पूरी हो गई। नहीं हो गई पंजाब वाली तपस्या उनकी पूरी। क्या चल रहा है पंजाब में, आने वाला इलेक्शन? नहीं, पंजाब वाली तपस्या तो पूरी हो गई, लेकिन अब आप ये सोचिए कि तरुण चुग जो है वो राज्यसभा सांसद बन गए, विनोद तावड़े राज्यसभा सांसद बन गए, रवनीत सिंह बिट्टू को इस बार उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, जॉर्ज कुरियन को नहीं मिला। आप सोचिए पंकज चौधरी अध्यक्ष हैं, साथ साथ हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अगला 1 से 1.5 हफ्ता इतना क्रूशियल होने वाला है बीजेपी के लिए। नई टीम आने वाली है और ये जितने लोग जो जिनको देखो पार्टी के अंदर नियम है, बीजेपी के अंदर एक पद ही मिलता है आपको, और उस पद के हिसाब से जब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं विनोद तावड़े और तरुण चुग, तो अब आपको नितिन नवीन की नई टीम जरूर दिखेगी और उसमें युवा चेहरे दिखाई देंगे। उस टीम में शायद वीरेंद्र सचदेवा का भी, वीरेंद्र सचदेवा पंजाब को लेकर जो मेरी सचदेवा को राज्यसभा नहीं दिया गया क्या? नहीं, राज्यसभा नहीं। जो मुझे लगता है कि उनको पंजाब उनको प्रभारी बनाया जा सकता है। पहली बात उनको प्रभारी बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले भी उनको एक बड़ा रोल मिलेगा और राष्ट्रीय टीम में आ सकते हैं। क्या होता है ना कि दिल्ली में
दिल्ली बीजेपी हर हफ्ते प्रचंड आक्रोश रैली करती थी, हर हफ्ते प्रचंड आक्रोश, प्रदर्शन, महाप्रदर्शन, प्रदर्शन नहीं होता था भाई, महाप्रदर्शन। और 10 बजे का कॉल होता था, 11:30-12 बजे तक 100-150 लोग आते थे, अपना खाना पूर्ति वाला नारा लगाते थे और चले जाते थे। कट टू वीरेंद्र सचदेवा। 10, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 10 बजे का कोई आईटीओ पे प्रोटेस्ट कॉल दिया था दिल्ली बीजेपी ने। मैंने एसओपी लगाया कि भाई 10 बजे दिल्ली बीजेपी का कॉल है तो मुझे वहां 11-11:15 बजे तक चले जाना चाहिए। 11 बजे मुझे ऑफिस से फोन आया, अरे कहाँ हो, प्रोटेस्ट हो गया? बैरिकेड उखड़ गया, लोग वहां पे जो है चढ़े जा रहे हैं, वाटर कैनन चलने वाला है। मैं जब तक वहां दौड़ते दौड़ते पीछे से जो है वॉक थ्रू करते हुए गया तो मैंने देखा एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के दिल्ली पुलिस खींच के डिटेन करने के लिए ले जा रही है। कौन था व्यक्ति? वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा। और प्रोटेस्ट खत्म हो गया मैं जब तक जो है वो कर रहा था। वीरेंद्र सचदेवा ही एक ये ऐसे नेता डिफरेंस हैं, लेके आए थे वो नेता हैं जिन्होंने यमुना में डुबकी लगाई। किसी भी बीजेपी के नेता के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि यमुना के काले पानी में जिसमें से जिसके बाहर आप खड़े हो जाएं इस यमुना के पास में तो आपको नाले जैसी बदबू आती थी, वहां पर आप जाके उस पानी के अंदर डुबकी लगाएं। अच्छा, डुबकी लगाए, पिया नहीं, वो वरना भर्ती हो जाते। नहीं, उसके बाद वो गए नहीं हॉस्पिटल, तबीयत खराब हुई कई थी। दिनों तक एडमिट रहते। सचदेवा जी का किस्सा सुनाता हूँ। पहला उनका प्रोटेस्ट था जंतर वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के पास, तो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया बैरिकेड करके भी आगे नहीं बढ़ना, और ऐसा धक्का दिया कार्यकर्ताओं को। वीरेंद्र सचदेवा ऊपर चढ़े ट्रक पे, पुलिस को मैं बता रहा हूँ अगर मेरे कार्यकर्ताओं को हाथ लगाया तो मैं पूरा बैरिकेड तोड़ दूंगा। पुलिस ने फिर धक्का दिया, कह ट्रक स्टार्ट करो, तोड़ दो बैरिकेड भाई साहब। तो डिसिप्लिन और अग्रेशन दोनों जो है दिल्ली यूनिट के अंदर ये नहीं होती थी। दोनों चीज वीरेंद्र सचदेवा के आने के डे 1 से आ गया। हाँ, अचानक से टाइमली मतलब चेंज हो गया। प्रोटेस्ट। उसका रीजन ये भी क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड से बहुत लंबे समय से आरएसएस पुराने वाले नहीं थे, पुराने वाले जो थे अध्यक्ष, इनका टास्क जो है वो बहुत बड़ा था कि जो उनको दिया और गया था। इंडिविजुअली जो टीम इन्होंने बनाई, वो अच्छी मतलब थी। वो अच्छी टीम अच्छी टीम थी। अच्छी टीम थी उसमें। देखिए, हमने किस्से कहानियां आपको बहुत सारी सुनाई। हम अगले हफ्ते भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों के साथ आएंगे। अब हम उस सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आप लोगों के कमेंट्स। क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, और आप हमसे क्या जानना चाह रहे हैं। अंकित भाई ने कई सारे कमेंट्स हमें भेजे हैं। सबसे पहला कमेंट जो है वो है अजय कुमार जी का। उन्होंने लिखा है, आपका हर एपिसोड मनोरंजक होता है, ज्ञानवर्धक होता है। आप लोग ज़रा पंजाब पे भी चर्चा करिए। आप सभी बहुत अच्छे हैं। ROA कम से कम 1000 एपिसोड पूरा करें। आपके मुंह में घी शक्कर अजय जी, और हम कोशिश करेंगे कि 1000 नहीं 10,000 एपिसोड हम लोग पूरा करें। पंजाब पर हम बच्चे भी करेंगे क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम अगले एपिसोड में पंजाब की विस्तार से हम बातचीत करें कि भाई आखिरकार वहाँ पे जो पार्टी हैं वो क्या सोच रही हैं। सुनील दत्त जी ने लिखा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। नमस्कार सुनील जी, आपका एपिसोड बहुत ही दिलचस्प रहता है। आप लोग जो रिपोर्ट करते हैं उसका तरीका और उसका जो सलीका है वो अद्भुत है। आप आने वाली नई पीढ़ी के पत्रकार हैं और आप लोग बहुत प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू। अक्षय डामरे जी ने लिखा है, this is one of the freshest formats in Indian journalism in an era of rapid bite-sized news. Dedicating a full 1 hour in-depth conversation with reporters is both bold and also very necessary. I've been watching Reporters Off Air and already find it deeply informative. The journalist features, they all offer perspectives you simply don't find in regular news broadcast. I was initially unsure whether I could actually commit to an hour-old episode, but the conversations are so engaging that the time just flies. Everything that you say adds quality to the show. एक humble सा suggestion है इनका. As a Marathi listener, please consider featuring more Maharashtra Bureau reporters. Maharashtra has such a complex political landscape, a rich landscape, and those voices would also add tremendously to the depth of Reporters Off Air. Keep up the phenomenal work. और मेरी तारीफ वाले कमेंट्स पढ़ दो। मैं अभी निकाल रही हूँ ना, अभी आएगा तो पढ़ूंगी ना। बना देंगे क्या वो? अक्षय जी, थैंक यू सो मच। हम पूरी कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के जो ब्यूरो से हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको हम जोड़ें अपने आने वाले एपिसोड्स में। अजय झा जी ने लिखा है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोजाम्बिक में रहता हूँ और रिपोर्टर्स ऑफ एयर के बारे में मेरे चाचू पवन ने मुझे बताया। लास्ट 4 एपिसोड्स मैंने देखे।
अभी तक इतना डिटेल्ड और इतना इन्फॉर्मेटिव शो न्यूज़ चैनल पर नहीं मिला. थैंक यू. थैंक यू अजय जी. थैंक यू पवन जी जिन्होंने बताया. थैंक यू पवन जी जिन्होंने अजय जी को बताया. अब इनको भी टास्क देना चाहिए ना कि 5 और लोगों को बताइए. प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप 5 और लोगों को बता दीजिए. 50 लोगों को बताइए. नहीं 5 का ही दे भाई. 5 छोटा टास्क जल्दी कंप्लीट होगा. राघव कुमार जी ने लिखा है, आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा भारत सरकार और बाकी जितने भी राज्य सरकारें हैं उनसे एक सवाल है कि चाहे सरकारी नौकरी हो या किसी तरीके की परीक्षा हो, कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, हर दूसरी परीक्षा में सुनाई देता है कि कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है. क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं? साफ सुथरी व्यवस्था के साथ हमें परीक्षा के अंदर ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एकदम ठीक से आयोजित हो. हमारा देश ऐसे आगे कैसे बढ़ेगा? मैं इन सभी पार्टियों और सरकार मैं अपने इस कमेंट में सभी पार्टियों की सरकारों को शामिल करता हूं. आशा है आप लोग इस एपिसोड में मेरी बात को ज़रूर उठाएंगे. राघव जी, मैं आपको बता दूं, हमारे बीच ही अमित मौजूद हैं जिन्होंने एनटीए के सेक्रेटरी जो हैं उनको सवाल पूछा था और गाड़ी में बैठ के वो निकल गए थे जब हार्ड क्वेश्चनिंग हुई थी. तो हम कोशिश करते हैं कि सवाल जो है हम अथॉरिटी से पूछें. कपिल यादव जी ने लिखा है, आई एम अनहैप्पी विद द फैक्ट दैट यू हैव नॉट इंक्लूडेड माई कॉमेंट. प्लीज़ कपिल जी, अब आप अनहैप्पी से हैप्पी हो जाइए क्योंकि हमने आपका कॉमेंट ऐड किया है. आई स्टार्टेड वॉचिंग योर शो लास्ट ईयर व्हेन आई हैड अ ब्रेकअप. मुस्कुराइए. I was completely broken at that time. I started watching the show and I controlled myself a lot while watching the show. I have got a kind of family of relations. Acha, he has a relationship with this show. I have 2 elder sisters in the show, Mosmi ji and Aishwarya Paliwal ji. 2 elder brothers, Rahul bhaiya and Piyush bhaiya. Whenever I find myself alone, I open the show on YouTube and I start listening to it. It seems that my family is having meaningful discussion. Namaste all of you. I will meet you when I come to Delhi. Please, Kapil ji, आप आएं और हमसे ज़रूर मिलें. कशिश जी ने लिखा है, टू विन योर पियर्स एडमिरेशन इज द टफेस्ट फीट. Cannot miss Piyush graciously including Rahul in his observations on managing sources, being a good journalist mark. Rahul was equally gracious in accepting it with a hint of humor and a frank disbelief. This was the best moment of the episode. Best wishes to you. Keep up the good work and keep up the camaraderie. लो भाई आ गया. खुशी हो गई. थैंक यू. अमित कुमार जी ने लिखा है, आई बिलीव संजय जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मीडिया पर्सन्स टू कंसोलिडेट दिस प्रोग्राम. बिल्कुल अमित, आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है. While everyone is highly capable, the captain pilots a pivot role in steering the team towards success and achieving outstanding results. The reason behind praising you all, when Sanjay ji hosts the program, everyone else is able to contribute more freely. I find the program both informative and highly insightful. संजय जी तक आपका कमेंट ज़रूर पहुंचाया जाएगा अमित जी. सूरज पांडे जी ने लिखा है, मौसमी जी, पीयूष जी, हम ये दोनों साथ में बहुत ही क्यूट हैं. ऐश्वर्या जी बस कमाल की हैं. उनका भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि उनके बात करने का तरीका बहुत अलग है. थैंक यू. क्यूट लोगों का भविष्य उज्जवल नहीं होता. नहीं, आप लोगों का भी है वो सब. आपका उज्जवल हो गया. हाँ, हो गया, मेरा है. थैंक यू सूरज जी. वो बिल्कुल न्यूट्रल बात करती हैं. वो पहली ऐसी रिपोर्टर हैं जो बीजेपी कवर करती हैं लेकिन कभी बायस नहीं लगती. मौसमी जी और ऐश्वर्या दोनों मेरी फेवरेट हैं. मौसमी जी तक आपका ये कमेंट ज़रूर पहुंचाया जाएगा. इन हाउस आरजी भी बहुत अच्छी बातें करते हैं. काफ़ी मैच्योर हैं वो और उनकी बातों से ये पता चलता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं वो. और फाइनली शो के होस्ट संजय जी, ही इज़ द बॉस. वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान लगते हैं. बीच बीच में अपनी शायरी से माहौल बनाते रहते हैं और सारे रिपोर्टर्स तथा पार्टियों के मज़े भी लेते रहते हैं. ये पहला ऐसा पॉलिटिकल शो है जिसका मुझे पूरे हफ्ते इंतज़ार रहता है. आप सभी को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है. आप लोग बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं. पूरी टीम को ऑल द बेस्ट. थैंक यू सूरज जी. थैंक यू. आखिरी कमेंट है प्रतिमा जी का. उन्होंने लिखा है, आई वॉच योर कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम द USA. इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग. प्रतिमा जी, आपसे भी हम वही रिक्वेस्ट करेंगे. 5 लोग हैं तो प्लीज़ US में 5 लोगों को और बताइए. तो ये हमारे इस बार के कमेंट्स थे. खुश हैं आप दोनों? हाँ बिल्कुल. है ना? नाम आ गया. डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंचनी चाहिए. डोनाल्ड ट्रंप तक भी ROA पहुंचना चाहिए. हाँ. टैरिफ लगा देगा भाई. हम लगाएंगे टैरिफ ना, हमारा कंटेंट है. US टैरिफ लगाए ना लगाए, लेकिन फिलहाल अब समय हो चुका है कि हम आपसे लें अलविदा. हम अगले हफ्ते फिर आपके साथ पेश होंगे. हम कई सारे अंदर की किस्से और कहानी आपके लिए लेके आएंगे. प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप रिपोर्टर्स ऑफ एयर को सब्सक्राइब करें. आज तक पॉडकास्ट पर, आज तक रेडियो पर ज़रूर आप हमें देख सकते हैं. स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं. एप्पल पर भी आप हमें सुन सकते हैं. नमस्कार.
Reporters off